नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सभी को राम राम। दोस्तों तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर BSTHCL टेक्नीशियन, जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन के अंदर 20 दिन 20 चैप्टर लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों 4 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और आज का जो चैप्टर रहेगा वो सिंगल फेज एसी मोटर रहेगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रहेगा मेरे दोस्तों। क्लास नंबर 5 है और अभी तक आपने दोस्तों क्लास 4 नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर जा करके और आप आराम से वहां से देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आइए यहाँ पर पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये लीजिएगा आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, चर्चा करते हैं यहाँ पर। सिंगल फेज मोटर में मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग खालिस्तान दूरी पर स्थित रहती है। दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर। और किस मोटर के लिए कह रहा है, तो सिंगल फेज मोटर के लिए कह रहा है। आइए दोस्तों यहाँ पर तो सिंगल फेज जो आपकी प्रेरण मोटर है उस पर चर्चा करते हैं। सिंगल फेज प्रेरण मोटर, तो इस सिंगल फेज प्रेरण मोटर में क्या क्या होता है, आइए दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक बॉडी होती है और मशीन का आउटर होता है जिसे अपन योक कहते हैं। और इस योक के अंदर की ओर यहाँ पे देखते हैं तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक सिलिकॉन स्टील का एक भाग होता है जिसमें इस प्रकार से खांचे कट्टे होते हैं। और ये जो खांचे कट्टे होते हैं मेरे दोस्तों, इस भाग को हम कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टेटर। इसे मेरे दोस्तों क्या कहेंगे, इसे तो हम बॉडी कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, बॉडी यानी कि योक कहते हैं। और ये जो होता है इसे कहते हैं स्टेटर। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, स्टेटर कहते हैं। और इस स्टेटर के अंदर ये जो खांचे होते हैं इनमें क्या डाली जाती है, तो हम कहते हैं वाइंडिंग डाली जाती है। यहाँ पे ये जो वाइंडिंग होगी, ये वाइंडिंग कितने फेज वाइंडिंग होगी, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पे ये आपकी सिंगल फेज वाइंडिंग होती है। अरे कौन सी वाइंडिंग होगी, तो सिंगल फेज वाइंडिंग होती है। दोस्तों वाइंडिंग भी कौन सी होगी, तो हम कहेंगे सकेंद्रीय प्रकार की होती है। सकेंद्रीय प्रकार की वाइंडिंग होती है दोस्तों, यानी कॉन्सेंट्रिक प्रकार की वाइंडिंग होती है। जबकि 3 फेज के अंदर बास्केट प्रकार की वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये वाइंडिंग होती है तो यहाँ पे अपन देते हैं सिंगल फेज सप्लाई। दोस्तों सिंगल फेज सप्लाई देते हैं जो 240 वोल्टेज या 230 वोल्टेज होती है। अब दोस्तों इसके बीच में यहाँ पे घूमने वाला भाग होता है जिसे हम कहते हैं रोटर। अरे क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। ये जो रोटर होता है मेरे दोस्तों, ये जो अपन ने कल पढ़ा था स्क्वायरल के, यानी कि यहाँ पे पिंजरा प्रकार का जो रोटर होता है, ये रोटर ही हम इसके अंदर प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस रोटर को किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों अब होता क्या है कि जैसे ही सप्लाई देते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये गति नहीं कर पाता है। यहाँ पे ये गति नहीं करता है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र जब गति नहीं करेगा तो मुझे बताओ ये रोटर कैसे घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो हमारी सिंगल फेज जो मोटर होती है मेरे दोस्तों, यहाँ पे अपन कहेंगे ये अस्वचालित होती है। क्या होती है, तो मैं कहूंगा अस्वचालित मोटर होती है। क्यों, क्योंकि इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता है। अरे तो इसको बढ़ाए कैसे कि ये अपने आप चालू हो जाए, तो मेरे दोस्तों इसमें जुगाड़ लगाया जाता है। और जिस जुगाड़ के द्वारा इसको घुमाया जाता है उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पे ये चुंबकीय फ्लक्स तब घूमेगा जब इसके अंदर 2 फेज होगा। तो सिंगल फेज को 2 फेज में बदला जाता है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग विधि के द्वारा बदला जाता है दोस्तों। जब तक इसमें घूमेगा नहीं चुंबकीय फ्लक्स तब तक यहाँ पे आपका यहाँ पे रोटर घूमेगा नहीं मेरे दोस्तों। तो सिंगल फेज प्रेरण मोटर जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, अस्वचालित होती है। यहाँ पे मैं बात करूंगा कितनी वाइंडिंग होती है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों 2 वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं।
कितनी वाइंडिंग प्रयोग करते हैं? 2 वाइंडिंग होती है मेरे दोस्तों। यहाँ पे एक होती है मुख्य वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है? मुख्य वाइंडिंग होती है। और एक होती है दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग। अरे कौन सी वाइंडिंग होती है? तो हम कहेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों। यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग को सहायक वाइंडिंग कहते हैं। सहायक वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पे ये सहायक वाइंडिंग होती है। इसी को ऑक्सिलरी वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी मुख्य वाइंडिंग या मैन वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आइए अब देखते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। जो आपकी मैन वाइंडिंग होती है ना, ये दोस्तों मोटे तार कम लपेट की होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये मोटे तार और कम लपेट, तो मोटे तार कम लपेट की होती है, जबकि ये आपके पतले पतले तार और अधिक पतले तार अधिक लपेट की बनी होती है। पतले तार अधिक लपेट की कौन सी बनी होती है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों। यहाँ पे इस वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसका जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध मेरे दोस्तों कम होता है, जबकि इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिरोध ये अधिक होता है। बोलो ये कौन सा वाइंडिंग होगी? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार अधिक लपेट की होगी। और यहाँ प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, जबकि यहाँ मोटे तार कम लपेट की होती है, तो प्रतिरोध क्या होता है? तो यहाँ पे जब स्थापित किया जाता है तो दोस्तों दोनों जो वाइंडिंग होती है ना, ये इस प्रकार से स्थापित होती है। जैसे बात करेंगे, ये आपकी मेन वाइंडिंग होती है और यहाँ पर ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे कितना डिग्री अंतर होता है? तो मैं कहूँगा 90 डिग्री का अंतर होता है दोस्तों। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री का अंतर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है 2 नंबर। सिंगल फेज मोटर में कौन सा कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो सिंगल फेज मोटर होती है ना, इस सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर की मैं बात करता हूं, तो कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं? इसको संधारित्र कहते हैं। इसको संधारित्र कहते हैं। संधारित्र के सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कार्य, कि ये मोटर के अंदर क्या कार्य करता है। तो यहाँ पे पहला कार्य होता है, यहाँ पे सिंगल फेज को किस में बदलना? 2 फेज में बदलना। तो यहाँ पे सिंगल फेज को किस में बदलेगा? 2 फेज में बदलता है। नंबर 2 कि यहाँ पे घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। नेक्स्ट यहाँ पे कहेंगे कि मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना। मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना किसका कार्य है? तो यहाँ अपन कहेंगे कि आपका कैपेसिटर का कार्य होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कहूँगा, जैसे कि धारा व वोल्टेज के मध्य यहाँ पे फेज अंतर उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहूँगा कि मोटर के अंदर पावर फैक्टर को सुधारना होता है, यानी कि पावर फैक्टर को सुधारना या फिर कह सकते हो आप बढ़ाना। ठीक है, तो सुधारना कह दो या बढ़ाना कह दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये कार्य होता है। जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न करना, यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न करना यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि सिंगल फेज को 2 फेज में बदलना, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना, मोटर के अंदर मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना, धारा व वोल्टेज के मध्य फेज अंतर उत्पन्न करना, यहाँ पे पावर फैक्टर सुधारना और टॉर्क उत्पन्न करना होता है। तो ये कैपेसिटर के कार्य होते हैं। मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर, दोनों नन। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे पहली प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? तो मैं कहूँगा पहली प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को दी जाती है। और दोस्तों सेकंड जो प्रायोरिटी दी जाती है, सेकंड
तो यहाँ पे मैं कहूँगा सेकंड किसको दी जाएगी, यहाँ पे प्रयोग दोस्तों दोनों ही होते हैं, तो राइट ऑप्शन तो ये क्या करेंगे यहाँ पे सी करेंगे दोनों। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक को पहली प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ कैपेसिटर के बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया। कैपेसिटर क्या करता है, सिंगल फेज को दो फेज में बदल देगा, और दो फेज में बदल देगा तो यहाँ पे हमारा चुंबकीय जो वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाता है, और हमारी मोटर क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न जो है वो है सिंगल फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर कौन से पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटर होता है, ये मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टेटर होगा ये तो क्या है, बॉडी होती है, और बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं बात करूंगा ये इस प्रकार का क्या बना होता है, तो ये होता है मेरे दोस्तों आपके स्टेटर। इस स्टेटर के अंदर क्या कटे होते हैं, तो हम कहेंगे भैया खांचे कटे होते हैं। तो ये जो स्टेटर होता है ये होता है स्टेटर, और ये किसका बना होता है, तो हम कहेंगे ये आपके सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का बना होता है। इसमें क्या कटे होते हैं, तो मैं कहूंगा मेरे दोस्तों यहाँ पे जिनको कहते हैं खांचे, क्या कहते हैं, खांचे यानी कि स्लॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं, जिसमें क्या डाली जाती है, यहाँ पे बाइंडिंग डाली जाती है। तो ये क्या डाली जाती है, बाइंडिंग डाली जाती है। तो दोस्तों ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। और ये जो भाग होता है आपका स्टेटर होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, स्थिर भाग होता है। दोस्तों कौन सा भाग होगा, तो हम कहेंगे स्थिर भाग होता है, ये घूमता नहीं है, बिल्कुल एक जगह स्थिर रहता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, और इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो दोस्तों इंडक्शन जो मोटर होती है ये किस सिद्धांत पर काम करेगी, तो यहाँ पे अपन सीधा सा कहेंगे कि दोस्तों जो सिद्धांत होता है तो माइकल फेराडे, किसका, तो बात करेंगे यहाँ पे सिद्धांत होता है माइकल फेराडे, माइकल फेराडे का चुंबकीय प्रेरण जो सिद्धांत होता है वो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को ही अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों रासायनिक प्रभाव किसमें होता है, तो अपन कहेंगे ये आपके सेल है, बैटरी होती है, यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे तापन प्रभाव कहाँ होता है, तो अपन कहेंगे ये होता है आपके हीटर के अंदर प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रभाव होता है दोस्तों, ये आपके यंत्र के अंदर होता है, और ये कौन सा, तो डायनेमोमीटर होता है, डायनेमोमीटर, तो वहां पे प्रयोग किया जाता है डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपके जो इंडक्शन का मतलब होता है मेरे दोस्तों प्रेरण, तो यहाँ पे प्रेरण मोटर किस सिद्धांत पर काम करेगी, तो चुंबकीय प्रेरण यानी कि इंग्लिश में कहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर कार्य करती है। आइए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न होता है यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर में प्रारंभिक टॉर्क का मान क्या होता है। दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर होती है इसको सार्वभौमिक मोटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर और यूनिवर्सल जो मोटर होती है, ये मोटर कैसी होती है, तो दोस्तों मैं बात करूंगा जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार का ये घूमने वाला भाग होता है और इसके श्रेणी क्रम में ये वाइंडिंग होती है। दोस्तों यहाँ पे सप्लाई दी जाती है, बस ये ऐसे ही होती है। और यूनिवर्सल जो मोटर होती है ये एसी सीरीज मोटर होती है। कौन सी होती है, तो मैं कहूँगा एसी सीरीज मोटर होती है। ये एसी सीरीज मोटर होती है और ये डीसी सीरीज मोटर का सुधरा हुआ रूप होता है। दोस्तों यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग होती है और इस मोटर को जो ये मोटर होती है ये एसी और डीसी दोनों से आराम से कार्य कर सकती है। तो ये एक प्रकार का आर्मेचर हो गया। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगा इसकी जो गति होती है वो गति मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी गति जो होती है ये आपकी अधिकतम 14,000 आरपीएम होती है। दोस्तों कितनी होती है, 14,000 आरपीएम तक इसकी अधिकतम गति हो जाती है।
दोस्तों यहाँ पे आवाज की मैं बात करूं तो आवाज भी ये बहुत ज्यादा करती है, अधिक करती है। मैं बात करूं टॉर्क की तो इसका जो टॉर्क होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इसकी जो गति रहेगी वो गति क्या होती है, लोड के विलोम अनुपाती होती है एक तो दोस्तों। तो यहाँ पे लोड अगर जीरो होता है तो गति क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, इसका प्रारंभिक टॉर्क मेरे दोस्तों उच्च होता है। प्रारंभिक टॉर्क इसका क्या होता है, तो मैं कहूंगा इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, इसका उच्च होता है। क्लियर मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल मोटर है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो मैं बात करूंगा इसका जो उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे इसका उपयोग मिक्सी के अंदर किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है सिलाई मशीन के अंदर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सिलाई मशीन के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो ड्रिल मशीन होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रिल मशीन के अंदर भी हम प्रयोग करते हैं। वैक्यूम क्लीनर जो होता है, वैक्यूम क्लीनर तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी इसका हम प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, आइए, फ्रिज में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। दोस्तों जो फ्रिज होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं। और रेफ्रिजरेटर जो होता है यहाँ पे इसका जो दिल होता है, रेफ्रिजरेटर का जो दिल होता है वो दिल कौन सा होता है, तो हम कहते हैं कंप्रेशर। क्या होता है, कंप्रेशर होता है। और इस कंप्रेशर के अंदर क्या लगी होती है, मोटर होती है। और वो मोटर कौन सी होती है, तो हम कहेंगे दोस्तों कैपेसिटर रन मोटर होती है। कैपेसिटर रन मोटर यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटर जो होता है, एक कैपेसिटर स्टार्ट होता है तो ये तो क्या होता है, लगभग आपके 60 से 120 माइक्रो फैरेड का होता है। जबकि जो रन कैपेसिटर होता है ना, ये आपके कम का होता है। तो मैं बात करूंगा लगभग 10 माइक्रो फैरेड के समथिंग होता है, ये कम का ही होता है। यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे 60 माइक्रो फैरेड और यहाँ पे 10 माइक्रो फैरेड के समथिंग ये होता है। अर्थात और भी कम पूछी जाए तो 4 माइक्रो फैरेड का इसके अंदर हम प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल मोटर अभी अपन ने पढ़ा, ये जो होती है मेरे दोस्तों ये कहाँ पे प्रयोग होगी, हम कहेंगे मिक्सी के अंदर प्रयोग होती है। स्थायी कैपेसिटर होती है, ये आपके मेरे दोस्तों किसमें प्रयोग होगी, तो हम कहेंगे सीलिंग फैन के अंदर प्रयोग होती है। कला विघटित जो मोटर होती है ये आपके आधा एचपी तक बनाई जाती है दोस्तों, आधा एचपी तक यानी 0.5 एचपी तक बनाई जाती है। और ये आपके छोटे पंप में प्रयोग की जाती है, छोटे पंप मोटर के अंदर प्रयोग की जाती है। और ये दोस्तों हम कई जगह प्रयोग करते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों वो कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि मैं बात करूंगा दोस्तों, ये आपके फ्रिज के अंदर होती है, ये आपके एसी के अंदर होती है, ये आपके वॉशिंग कहाँ पे, तो मैं बात करूंगा वॉशिंग मोटर के अंदर प्रयोग की जाती है। ये आपके मेरे दोस्तों समर्सिबल जो मोटर होती है वहां पे किया जाता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा आटा चक्की जो होती है, आटा चक्की के अंदर यहाँ पे ये प्रयोग की जाती है दोस्तों। कई जगह ये मोटर प्रयोग की जाती है और ये वेरी वेरी मोस्ट मोटर होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें कितने कैपेसिटर होंगे, इसमें 2 कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। एक आपका स्टार्ट कैपेसिटर होता है और एक होता है आपका रन कैपेसिटर होता है। जो रन कैपेसिटर होता है वो लगभग 2.5 से और 4 माइक्रो फैरेड तक हम प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न होता है दोस्तों, यहाँ पे दीवार घड़ियों में उपयोग होता है। तो दोस्तों दीवार घड़ी में कौन कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं, आइए समझते हैं मेरे दोस्तों। दीवार घड़ी, तो यहाँ पे दीवार घड़ी के लिए आपसे कहा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे ट्रिमर के लिए भी कहा जा सकता है। ट्रिमर बोले तो सेविंग मशीन, क्लियर, सेविंग मशीन। यहाँ पे इन दोनों के अंदर ही मैं बात करूंगा, पहली प्राथमिकता आपको देनी है सिंगल फेज सिंक्रोनस
मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर आपको पहली प्राथमिकता दोस्तों यहाँ पर देनी पड़ेगी। दूसरी देनी पड़ेगी आपको यहाँ पे स्ट्रेसिस मोटर आपको देनी पड़ेगी। नंबर 3 यहाँ पे मेरे दोस्तों आपको यूनिवर्सल मोटर शेडेड मोटर देनी पड़ेगी। यहाँ पे शेडेड पोल मोटर आपको देनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। और नंबर 4 पे जो होगा वो आपको यूनिवर्सल मोटर हम प्रयोग करते हैं। तो शेडेड भी होती है, यूनिवर्सल भी होती है, सिंगल फेज सिंक्रोनस होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने प्राथमिकता के अनुसार दे दिया। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को, दूसरी देनी है स्ट्रेसिस मोटर को, तीसरी देनी है शेडेड पोल मोटर को, और चौथी देनी है यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर को आपको देनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। ठीक है, आइए यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आइए एक एक पॉइंट को समझिएगा कि निम्न में से किस एकल फेज मोटर में रोटर में कोई टीथ का मतलब होता है दोस्तों दांते या वाइंडिंग नहीं होती है। ऐसी कौन सी मोटर है मेरे दोस्तों जिसका रोटर जो होता है उस रोटर में न तो कोई दांते होते हैं और ना ही कोई वाइंडिंग होती है? तो कौन सी मोटर होती है? तो अब केंद्रीय आराम मोटर होती है, रिलक्टेंस मोटर होती है, स्ट्रेसिस मोटर होती है और यूनिवर्सल मोटर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पानी जरूर पी लेता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर इसकी, तो मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेसिस जिसको हम कहते हैं यहाँ पे सेथिल्ले मोटर कहते हैं। और ये जो मोटर होती है मेरे दोस्तों ये एक प्रकार की कौन सी होती है? तो मैं कहूँगा ये आपके सिंक्रोनस मोटर होती है। एक प्रकार की कौन सी मोटर होती है? सिंक्रोनस मोटर होती है, जो सिंक्रोनस चाल पर यानी तुल्यकालिक चाल पर कार्य करती है। दूसरी चीज मैं कहूंगा ये स्वचालित मोटर होती है। इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना ब्रश व कम्यूटेटर ब्रश व कम्यूटेटर नहीं होते हैं। यहाँ पे ये जो मोटर होती है ये तुल्यकालिक चाल पे होती है। लेकिन मेरे दोस्तों इसकी मैं दक्षता की अगर बात करता हूं तो दक्षता यहाँ पे बहुत ही निम्न होती है। अर्थात इसकी दक्षता की मैं बात करता हूं तो मात्र दक्षता जो होती है 16% इसकी क्या होती है? दक्षता होती है दोस्तों। यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा इसमें वो रहेगा। और यहाँ पे आवाज की मैं बात करता हूँ, आवाज नहीं होती है यहाँ। इसका उपयोग की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों उपयोग की मैं बात करूं तो उपयोग आपके टैप रिकॉर्डर यहाँ पे रेडियो घड़ी यानी दीवार घड़ी आदि में हम प्रयोग करते हैं। इसका जो दोस्तों रोटर बनाया जाता है वो क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई तांता नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये रोटर होता है, इस रोटर में न तो कोई दांते होते हैं और ना ही इसमें कोई वाइंडिंग होती है। तो ये आपकी कौन सी मोटर हो जाएगी? स्ट्रेसिस मोटर हो जाएगी। दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसी प्रकार की मोटर है जिसके रोटर में यहाँ पे क्रोमियम स्टील का तो बनाएंगे लेकिन न तो कोई दांता होगा न कोई वाइंडिंग होती है। और एक किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों स्ट्रेसिस सिद्धांत पे काम करती है। यानी कि सिद्धांत पूछे तो सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे स्ट्रेसिस सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आइए नेक्स्ट
यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर खालिस्तान का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर, यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर, तो यहाँ पे जो मिक्सर ग्राइंडर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सी के नाम से जाना जाता है। इसी को मेरे दोस्तों जूसर मशीन कहते हैं, जूसर मशीन के नाम से जानते हैं। और मेरे दोस्तों इसी को खाद्य मशीन भी कहते हैं, खाद्य मशीन भी हम कहते हैं। तो एक ही है। और ये जो मोटर होती है कौन सी होती है, तो मैं कहूँगा ये जो मोटर होगी यूनिवर्सल मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है। तो यूनिवर्सल मोटर होती है ये आपकी कौन सी होगी, एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर होती है मेरे दोस्तों, एसी सीरीज मोटर। यूनिवर्सल जो मोटर होती है ये आपकी एसी डीसी दोनों से चलती है, एसी डीसी दोनों से आप चला सकते हैं, लेकिन कोई एक देनी आपको पड़ेगी। दोस्तों ध्यान रखना। इसकी अगर गति की बात करते हैं तो इसकी गति जो होती है तो अधिकतम पूछे तो 14,000 RPM होती है। तो यहाँ पे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। क्लियर दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे स्ट्रेसिस मोटर का रोटर किसका बना होता है, दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया था क्रोमियम स्टील का बना होता है। तो यहाँ पे ये क्रोमियम स्टील का बना होता है। तो ये जो रोटर होता है इस रोटर में दांते व वाइंडिंग नहीं होती है। तो दोस्तों दांते व वाइंडिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है और क्रोमियम स्टील का ये बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो इलेक्ट्रीशियन का बिल्कुल पूरा का पूरा नया फाउंडेशन बैच है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में है, मात्र मेरे दोस्तों 599 रुपए में है। और इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। पहली सब्जेक्ट मेरे दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, कौन सी, इलेक्ट्रीशियन है। दूसरी सब्जेक्ट मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेगी वो रहेगी यहाँ पे ड्राइंग, कौन सी रहेगी, ड्राइंग। और तीसरी सब्जेक्ट जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी बेसिक साइंस, कौन सी रहेगी, तो मैं कहूँगा बेसिक साइंस देखने को मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप अभी प्ले स्टोर से आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे करके आप रजिस्टर कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए मेरे दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है, दोनों से चलती है, नहीं दोनों पर कार्य करती है, दोनों पर कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर, स्क्वायरल केज मोटर, इंडक्शन मोटर और यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस जो मोटर होती है, और लेकिन ये कौन सी 3 फेज जो सिंक्रोनस मोटर होती है, इसके अंदर यहाँ पे जो रोटर होता है इसको देते हैं हम डीसी और इसके स्टेटर को देते हैं एसी। जबकि हमारी यहाँ पे यूनिवर्सल जो मोटर होती है ना, यूनिवर्सल मोटर होती है ये यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ या तो एसी या फिर डीसी दोनों में से कोई एक देते हैं। तो ये कह रहा है कि दोनों पर कार्य करती है, दोनों पर कार्य करती है। तो मैं कहूंगा मेरे दोस्तों दोनों पर कार्य करती है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर कहूंगा, दोनों से चलती है यानी दोनों सप्लाई देकर चलाते हैं। तो यहाँ सिंक्रोनस मोटर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों परसेंट में कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर हम प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा सेंट्रीफ्यूगल, इसी को कहते हैं दोस्तों अप केंद्रीय स्विच, और इसी को कहते हैं दोस्तों क्लच प्लेट। क्या कहते हैं यहाँ पे क्लच, क्या कहते हैं दोस्तों, क्लच प्लेट। ये क्लच प्लेट होती है। अब दोस्तों ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, आइए समझते हैं इसको। यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, ये आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है, तो रनिंग वाइंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। और यहाँ पे हम देते हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई। यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या होता है,
ये, और नीचे लगाई जाती है यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये कौन सी वाइंडिंग होती है, तो हम बात करेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। और ये मेरे दोस्तों कौन सी वाइंडिंग होगी, तो रनिंग वाइंडिंग होती है, यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो स्विच होता है ये ही आपका कौन सा स्विच होगा, तो मैं कहूँगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। और ये जो स्विच होता है यहाँ पे बीच में क्या होता है, तो मैं कहूँगा बीच में तो ये आपका रोटर होता है। दोस्तों इसका मेन कार्य होता है कि जब हमारी जो मोटर होती है शुरू में क्या होता है, दो वाइंडिंग लगाना जरूरी होता है ताकि 90 डिग्री कोण बढ़ जाए, और 90 डिग्री कोण पर दो फेज बन जाते हैं, और दोनों फेज पर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है रोटेटिंग प्रकार का, और हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। अब बाद में क्या कर देना होना पड़ता है, जब 75% गति हो जाती है तो यहाँ पर अपकेंद्रीय स्विच जो होता है ये क्या करता है, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को इस परिपथ से बिल्कुल क्या कर देता है, पृथक यानी कि अलग कर देता है। दोस्तों सब अलग क्यों करता है, क्योंकि ये वाइंडिंग प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है और इसका कोई बाद में कार्य नहीं होता है, जितना भी कार्य होता है वो रनिंग वाइंडिंग का रहता है बाद में। तो यहाँ पे अपकेंद्रीय स्विच का केवल काम इतना सा है कि 75% गति होते ही स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से अलग करना होता है। अगर गलती से गति 75% से कम हो जाए तो वापस जोड़ने का कार्य भी करता है। यहाँ पे जो स्विच होता है यानी क्लच प्लेट होती है कहाँ लगी होती है, तो मैं कहूँगा ये मेरे दोस्तों शाफ्ट पर लगी होती है। तो ये कहाँ लगी होती है, ये शाफ्ट पर स्थापित की जाती है। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे ये थी। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है, रनिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना, जी नहीं, स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना जब मोटर 75% चाल प्राप्त कर ले। जी हाँ मेरे दोस्तों, यही तो बात आ रही है, रोटर रजिस्टर को डिस्कनेक्ट नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है कि सिंगल फेज में स्टार्टिंग कहाँ पर लगी होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग दोस्तों कहाँ पर लगी होती है। अरे मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारी चाहे रनिंग वाइंडिंग हो और चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग हो, दोनों ही रनिंग व स्टार्टिंग दोनों ही कहाँ लगी होती है, तो अपन कहेंगे स्टेटर पर लगी होती है। दोनों ही कहाँ लगी होती है, तो बात करेंगे दोस्तों स्टेटर पर लगी होती है। कहाँ लगी होती है, तो स्टेटर पर लगी होती है। शाफ्ट पर तो कोई होती ही नहीं है, तो यहाँ पे शाफ्ट पे नहीं होती है, रोटर पे नहीं होती, आर्मेचर पे नहीं होती। तो यहाँ पे बात करेंगे स्टेटर पर लगी होती है। और दोनों वाइंडिंग के मध्य में कितना डिग्री का अंतर होता है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे बोलो कितने डिग्री का अंतर होता है, तो 90 डिग्री का दोस्तों यहाँ पर अंतर होता है। क्लियर दोस्तों, आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मोटर में शुरुआती टॉर्क सबसे कम होता है। तो दोस्तों शुरुआती टॉर्क सबसे कम किसमें होता है, यहाँ पे पूरी जानकारी लीजिएगा। यूनिवर्सल मोटर तो मैं कहूँगा दोस्तों इसमें तो सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे मैं कहूँगा सबसे अधिक, तो यहाँ पे सबसे अधिक होता है। छायांकित मोटर होती है, संधारित्र मोटर होती है, और प्रतिकृति मोटर होती है। और ये जो होता है इसमें सबसे कम होता है। संधारित्र मोटर यानी संधारित्र चालित मोटर होती है, तो इसमें टॉर्क होता है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा भी नहीं होता और सबसे कम भी नहीं होता। और ये पूछ रहा है शुरुआती टॉर्क सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसमें होता है, छायांकित। और छायांकित को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं कहूँगा शेडेड पोल मोटर के नाम से जाना जाता है। शेडेड पोल मोटर कहते हैं। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही कम होता है। इसकी दक्षता की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 5% से 35% इसकी क्या होती है, मात्र दक्षता होती है, यानी एफिशिएंसी होती है। अगर इसकी क्षमता पूछे, क्या पूछे दोस्तों, अगर क्षमता इसकी पूछे तो क्षमता इसकी होती है 3 वाट से लेकर के 125 वाट तक होती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों इसका 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक मोटर की नाम पट्टिका पर उपलब्ध होती है। दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मोटर की जो नेम प्लेट होती है,
नेम प्लेट होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, डाटा प्लेट भी कहते हैं। इस पर क्या होता है तो हम कहेंगे इस पर HP लिखा होता है। दूसरी चीज यहाँ पर इस पर गति लिखी होती है जो RPM में लिखी होती है। नेक्स्ट इस पर इनपुट लिखा होता है। नेक्स्ट इस पर लोड का मान भी लिखा होता है। नेक्स्ट इस पर मॉडल नंबर भी होता है, मॉडल नंबर, इसमें मॉडल नंबर भी होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों यहाँ पर फ्रेम साइज भी होती है। तो ये सारी चीज इस पर होती है। तो HP भी हो गई, RPS या फिर RPM होता है, फ्रेम नंबर होता है, उपरोक्त सभी तो राइट हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी होता है। दोस्तों यहाँ पे जो नाम पट्टिका होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये एल्यूमिनियम की बनी होती है। दूसरी चीज यहाँ पे आकार कैसा होता है इसका, तो आकार इसका पहली प्राथमिकता में तो चौकोर यानी वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है, या फिर मैं कहूँगा इसका आयताकार होता है। और ये बॉडी पर क्या होती है, रिप्ट के द्वारा लगी होती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों 16 नंबर, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कुंडलियां उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पे कि मोटर होती है हमारे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे एक खांचे के द्वारा इसको बना दिया जाता है यूं, तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है और एक खांचे के द्वारा होता है, ये इस प्रकार से और एक खांचे के द्वारा ये बना दिया जाता है, और इसको भी इस प्रकार से होता है और एक खांचे के द्वारा ये बना दिया जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पे, अरे भाई ज्यादा कैसे हो गया ये, चलो खैर कोई सही कर देते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर ये जो होती है ये कुंडली होती है, ये शेडेड रिंग होती है मेरे दोस्तों। ये तो इस पर शेडेड रिंग डाली जाती है ये यहाँ पर। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या क्या करेगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि जो बड़ा पोल होता है इसको क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्तों इसको कहते हैं सैलिएंट। क्या कहते हैं, सैलिएंट पोल के नाम से जाना जाता है। छोटे पोल को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं भैया छोटे पोल को शेडेड पोल कहते हैं, शेडेड पोल कहते हैं। यहाँ पे जो वाइंडिंग होती है इसको मैन वाइंडिंग कहते हैं। कौन सी वाइंडिंग, मैन वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्तों ये जो वाइंडिंग होती है इसे शेडेड वाइंडिंग कहते हैं, शेडेड वाइंडिंग या फिर शेडेड रिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। अब इसका कार्य क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि शेडेड वाइंडिंग का कार्य। तो दोस्तों कार्य नंबर 1, सबसे पहले नंबर है कि सिंगल फेज को दो फेज में बदलना। दूसरा होता है मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना। नेक्स्ट इसमें अपन कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स को घुमाना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है धारा व वोल्टेज के मध्य फेज अंतर उत्पन्न करना। तो ये सारी चीज भैया किसका कार्य होता है, तो यहाँ। अब इसके बीच में यहाँ पे होता है रोटर। अब यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स किधर जाएगा, तो मैं कहूँगा ये इधर जाता है यो। तो बड़े पोल से छोटे पोल की ओर क्या जाएगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स गति करता है। तो इस जो रिंग होती है, इस रिंग का तो मैंने पूरा का पूरा विवरण बता दिया दोस्तों। और हानि को कम करना, जी नहीं। शक्ति गुणांक बढ़ाना, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही लिख दिया कि चुंबकीय फ्लक्स घुमाना इसका कार्य होता है, यानी घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है, चुंबकीय लॉकिंग जी नहीं। तो यहाँ पे ये होता है।
क्लियर, एक नहीं मैंने अनेक कार्य यहाँ पे आपको देख बताए हैं। क्लियर, कोई डाउट किसी को? जी नहीं। तो ये सारे के सारा इसमें हो चुका है दोस्तों। क्लियर। अगला आता है निम्न में से किसे मैन वाइंडिंग कहा जाता है। दोस्तों मैन वाइंडिंग जो होती है इसी को मुख्य वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग होती है, इस रनिंग वाइंडिंग को ही मैन वाइंडिंग कहते हैं। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना। कंपन सेटिंग वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को दोस्तों सहायक वाइंडिंग या फिर यहाँ पे इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। डैम्पर जो वाइंडिंग होती है इसको अवमंदक वाइंडिंग कहते हैं। अवमंदक वाइंडिंग कहते हैं। और कंपन सेटिंग वाइंडिंग जो होती है इसे दोस्तों कंपन सेटिंग वाइंडिंग होती है, ये आपकी मोटे तार की होती है। कौन से तार की? मोटे तार और कम लपेट में होती है। मोटे तार कम लपेट में होती है तो कंपन सेटिंग वाइंडिंग। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, एक एकल कला मोटर को 60 हर्ट्ज सप्लाई देने पर 1200 आरपीएम पर गति करता है तो पोलों की संख्या यानी ध्रुवों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको पता है कि एफ बराबर क्या होता है? पी एन, क्या होता है? पी एन अपॉन में 120 होता है। अरे भाई ये 120 होता है और यहाँ पे हमको निकालना है पोल की संख्या निकालनी है। और पोल की संख्या निकालनी है तो भैया एफ इंटू क्या हो जाएगा? 120 अपॉन में क्या हो जाएगा? एन। ये फॉर्मूला लगा दीजिए और ये फॉर्मूला लगाते ही अपना सारा कलेश दूर हो जाता है। एफ का मान कितना है इसमें? 60 है, इंटू में 120 है और गति कितनी है? 1200 होती है। तो 1 2 1 2 12 से 12 6 बच गया। तो P बराबर कितना आ गया यहाँ पे? तो हम कहेंगे 6 पोल होता है। कितना हो जाएगा? राइट ऑप्शन दोस्तों कितना होता है? तो यहाँ पे 6 पोल कंप्लीट होता है। क्लियर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है। यानी शोर का मतलब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, शोर का मतलब क्या है? आवाज। इसी को कहते हैं कि ध्वनि। सबसे कम शोर कह दे, ध्वनि कह दे, ठीक है। यहाँ पे ये आवाज किसकी है? तो मैं कहूंगा दोस्तों सबसे कम होती है स्ट्रेसिस मोटर की। क्यों? क्योंकि इसमें इसके जो रोटर होता है, इस रोटर में दांते व वाइंडिंग नहीं होती है। दांते व वाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए इस स्ट्रेसिस मोटर में बिल्कुल भी आवाज नहीं होती है। इसमें मैं कहूंगा सबसे अधिक आवाज होती है। सबसे ज्यादा आवाज किसमें होती है? तो यूनिवर्सल मोटर के अंदर सबसे ज्यादा आवाज होती है। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर। एक कलीय प्रेरण मोटर यानी IM यानी इंडक्शन मोटर जिसमें अपकेंद्रीय स्विच नहीं होता है। दोस्तों अपकेंद्रीय स्विच किसमें नहीं होता है? तो मैं बात करूंगा संधारित्र परिवर्तित मोटर। मेरे दोस्तों इसमें तो 100% होता है। प्रतिरोध विभक्त कलह इसके अंदर भी होता है। यहाँ पे संधारित्र प्रवर्तित, संधारित्र चालित यानी संधारित्र स्टार्ट, संधारित्र रन मोटर इसमें भी होता है। लेकिन मेरे दोस्तों स्थायी संधारित्र चालित एकल मोटर होती है, इसके अंदर बिल्कुल भी रोटर जो आपका अपकेंद्रीय स्विच होता है ये प्रयोग नहीं होता है। आपने देखा होगा कि इसका जो उपयोग किया जाता है आपके सीलिंग फैन के अंदर अपन प्रयोग करते हैं। और जो सीलिंग फैन होता है यानी कि हम कहते हैं छत का जो पंखा होता है, उसमें आपने कोई स्विच देखा है क्या? जी नहीं, उसमें होता ही नहीं है। उसका तो सीधा सीधा इसी प्रकार से होता है मेरे दोस्तों। ये आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। ये आपका रोटर होता है और यहाँ पे हम क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, तो यहाँ पे लगा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो ये जो लगा होता है 2.25 से 2.5 माइक्रो फैरड का लगा होता है। तो ये अब कैपेसिटर लगा होता है।
आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 8 पोल है, 60 हर्ट्ज आपूर्ति के लिए गति का पता लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर यहाँ पे मैं बात करूंगा, एफ बराबर टी एन अपोन में 120। मुझे तो एन निकालना है, तो एफ इंटू 120, एफ कितना है, तो मैं कहूंगा 60 इंटू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, P4 8 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा, जैसे 8 8 एकम 8 8 4 बच गया, तो यहाँ पे 8 पंजो 40 और 15 5 ये 15 की 90 हो गया और 1 0 ये। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो गति होती है वो 900 आरपीएम आ जाती है, 900 आरपीएम आ जाती है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे मेरे दोस्तों D4 डंके की चोट पर होगा अब सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। अगला यहाँ पे देखते हैं, एक स्ट्रेसिस मोटर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों मैंने शुरू में ही कहा था, यहाँ पे जो स्ट्रेसिस मोटर होती है, स्ट्रेसिस हानि यानी कि यहाँ पे शैथिल्य हानि सिद्धांत पर कार्य करती है। और दोस्तों इसके अंदर जो रोटर होता है, ये रोटर किस धातु का बना होता है, तो मैंने कहा था आपको कि ये आपके क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, तो यहाँ पे क्रोमियम स्टील का बना होता है। तो ये क्रोमियम स्टील का ये क्या होता है, बना होता है। इस रोटर के अंदर मेरे दोस्तों ध्यान रखना, दांते व वाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे मैं बात करूंगा आवाज की, तो आवाज नहीं होती है, ये आवाज बिल्कुल भी नहीं करता है। इसका जो टॉर्क होता है, ध्यान रखना, इसका जो टॉर्क होता है बिल्कुल कम होता है। इसकी दक्षता भी मेरे दोस्तों बहुत कम होती है। किसकी, तो स्ट्रेसिस मोटर की। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की क्या गति होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बार बार इसको अपन जानते हैं कि ये स्टेटर होता है। स्टेटर के अंदर यहाँ पे ये खांचे होते हैं और इन खांचों में यहाँ पे क्या डाली जाती है, वाइंडिंग डाली जाती है। और जब वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र घूमने लग जाता है। और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र कह दूं, क्या चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, इसी को अपन क्या कहते हैं तुल्यकालिक गति। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तुल्यकालिक गति के नाम से बोलो जाना जाता है कि नहीं। तो यहाँ इसको तुल्यकालिक गति के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर सिंक्रोनस गति कहते हैं। इसके बीच में जो रोटर घूमता है, इसको तो हम कहते हैं मेरे दोस्तों रोटर गति कहते हैं, रोटर गति कहते हैं, जो NR होता है, जबकि ये NS होता है। तो यहाँ पे स्लिप गति हो गई, रोटर गति हो गई, मोटर गति को ही NR कहते हैं, और सिंक्रोनस गति को हम क्या कहते हैं, NS, और रोटर गति को भी NR के नाम से ही जाना जाता है। ये दोनों मेरे दोस्तों एक ही होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी मोटर की इकाई पावर फैक्टर इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो यूनिवर्सल मोटर हो गया, कैपेसिटर मोटर हो गया, सर्ज मोटर हो गई, शेडेड मोटर होती है। इकाई तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर मोटर और शेडेड जो मोटर होती है, ये हमेशा ये सारी की सारी मेरे दोस्तों ये पश्चगामी, किस पर, पश्चगामी पावर फैक्टर पर कार्य करती है, यानी पश्च पावर फैक्टर पर काम करती है। लेकिन जो हमारी सर्ज मोटर होती है ना, ये सर्ज मोटर दोस्तों इकाई पावर फैक्टर पर काम करेगी, इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। इस चीज को ध्यान रखना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। आइए दोस्तों, स्टेपर मोटरें निम्नलिखित प्रकार की होती है। दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो स्टेपर मोटर जो होती है, ये स्टेपर मोटर, यहाँ पे स्टेपर मोटर होती है, इसके अंदर जो रोटर होता है, ये मेरे दोस्तों इस प्रकार का रोटर बनता है। ये तो इसका जो रोटर होता है स्थायी चुंबक का बनता है। यहाँ पे स्थायी चुंबक का रोटर प्रयोग किया जाता है। जो आपकी स्टेपर मोटर होती है, स्टेपर, तो स्टेपर मोटर होती है, ये एक प्रकार की कौन सी मोटर होती है, तो मैं कहूंगा ये एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती है। कौन से प्रकार की,
सिंक्रोनस प्रकार की होती है और ये सिंक्रोनस गति पर ही कार्य करती है। और ये आपके ध्यान रखना सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। दूसरी चीज मैं कहूंगा इसे पॉलीफेज मोटर के नाम से जाना जाता है, पॉलीफेज। तो पॉलीफेज मोटर कहते हैं दोस्तों, ये आपके स्थायी चुंबक प्रकार की होती है, बिल्कुल वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर होती है और हाइब्रिड मोटर होती है। उपरोक्त सभी तो तीनों ही स्टेपर मोटर होती है। तो ध्यान रखना इसमें न तो कोई ब्रश होती है और ना ही इसमें कोई आपका कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है, ये स्टेप के कोण पर कार्य करती है। तो ये रोबोटिक जितनी भी मशीनें होती है वहां पर इसका कार्य किया जाता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, छत के पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है। दोस्तों छत के पंखे में यहाँ पे स्थायी मोटर लगाई जाती है। कौन सी मोटर होती है? स्थायी मोटर होती है। दोस्तों इसमें होता क्या है, आइए देखते हैं। इसका जो अंदर का भाग होता है उसमें एक वाइंडिंग इस प्रकार की होती है और दोस्तों उसमें एक वाइंडिंग ये होती है, एक वाइंडिंग ये होती है। तो मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक रोटर भी कैपेसिटर भी लगाया जाता है। इस प्रकार का कैपेसिटर होता है। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के यहाँ श्रेणी क्रम में होता है और ये आगे जाता है। नेक्स्ट मैं कहूंगा यहाँ पे इन दोनों को कॉमन कर दिया जाता है और ये आगे जाता है। यहाँ पे फिर इस प्रकार से हम आगे जाते हैं और यहाँ पे क्या हुआ, हाँ ये तो इसमें जुड़ेगा ना, यहाँ ये तो इसमें जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आगे ये इस प्रकार से और ये आगे जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं रेगुलेटर लगाना चाहूँ तो रेगुलेटर के दो तार होते हैं, एक तार इसमें लग जाएगा, एक तार इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्विच होता है तो स्विच में ये हो जाएगा और ये आपका फेज तार हो जाएगा और ये न्यूट्रल यहाँ हो जाएगा। और मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों यहाँ आगे की ओर कि जब मैं इसको यहाँ एक अंदर बंद कर देता हूँ तो अंदर फिर यहाँ पे एक बंगड़ीसी होती है। बोलो बंगड़ीसी होती है कि नहीं होती यहाँ पे। और ये होता है हमारा रोटर। ये क्या होता है मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं रोटर कहते हैं। जबकि अंदर का जो भाग है ना, अंदर का जो भाग होता है ये एक डंडी सी लगी होती है। तो ये अंदर का जो भाग होता है ये स्टेटर कहलाता है। ये एक अपवाद है दोस्तों, सीलिंग फैन एक अपवाद है। जो अंदर का भाग स्टेटर का है इसमें और बाहर वाला भाग इसमें रोटर कहलाता है। और इस रोटर पर ही बॉडी लगी होती है और यहीं पे क्या लगी होती है दोस्तों, ये पंखड़ी लगी होती है। तो इस प्रकार से होता है। तो मैं कहूँगा ये क्या है, तो ये भैया आपका संधारित्र यानी कैपेसिटर होता है। और ये 2.5 माइक्रो फैरड का होता है, 2.5 माइक्रो फैरड का होता है। और आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ये लगा होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो ब्लेड होती है, ये जो ब्लेड होती है ना, इसमें कोण होता है, थोड़ा सा झुका होता है। तो ये 10 से 15 डिग्री मुड़ी होती है। 10 से 15 डिग्री कोण पर क्या होती है, मुड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं पंखे का साइज की बात करते हैं। साइज, तो साइज किस में मापा जाता है, mm में मापा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे साइज मापते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, स्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वीप होता है यहाँ पे साइज। तो ये कितना होता है, 900 mm में होता है। दूसरा ये 1050 में होता है। और यहाँ पे तीसरा होता है 1200 में और एक होता है मेरे दोस्तों 1400 में। तो ये 4 साइज के अंदर ये पंखा देखने को मिलता है। क्लियर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 फेज मोटर एक खालिस्तान मोटर होती है। तो दोस्तों 2 फेज मोटर, मैं कहूँगा कि सेल्फ स्टार्ट मोटर होने के लिए कम से कम 2 फेज की आवश्यकता है। तो भैया 2 फेज तो है, सिंगल फेज मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 फेज होती है तो सेल्फ स्टार्टिंग होगी मेरे दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक मोटर की कुंडलन में विद्युत डिग्री की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। दोस्तों मैंने कल भी बताया था, तो विद्युत डिग्री की बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे पहला सूत्र मैंने लिखा जैसे कि विद्युत डिग्री बराबर होता है यहाँ पे मेरे दोस्तों पोल की संख्या बटा 2 और यहाँ पे होता है यांत्रिक
यांत्रिक कोण कह दो चाहे यांत्रिक डिग्री कह दो। दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों इसको अब देखो शॉर्ट में लिखो, इसको थीटा ए लिख सकते हैं, इसको पी लिख सकते हैं बटे में 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 आ जाए, क्योंकि यांत्रिक कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट तीसरा जो होगा दोस्तों, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं इसको पोल के जोड़े लिखूंगा, पोलों के जोड़े भी लिखूंगा, और पोलों के जोड़े लिखता हूं मेरे दोस्तों तो आधे हो जाएंगे, यानी इसके में भाग दे दूंगा, यानी भाग नहीं देंगे दोस्तों, इसको इससे काट देते हैं। तो यहाँ पे पोलो के जोड़े इंटू मैं 360 करूंगा, क्योंकि आधा हो जाएगा तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, पोलो के जोड़े इंटू 360 डिग्री करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 4 मैं कहूंगा दोस्तों, थीटा इलेक्ट्रिकल में P हो जाएगा, और 2 से 360 को काटा जाएगा तो बोलो 180 तो बचेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अपन लिख सकते हैं। क्लियर मेरे दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी, और राइट ऑप्शन में यहाँ क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी मिल जाता है। और मैंने कल ये भी कहा था कि भैया दो पोल पर आपका यांत्रिक जो कोण होता है वो, और मैकेनिकल कोण और इलेक्ट्रिकल कोण जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। कितने पोल पर, 2 पोल पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करते हैं 29 नंबर प्रश्न, एक यूनिवर्सल मोटर के अभिलक्षण खालिस्तान मोटर के अभिलक्षणों से मिलते जुलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, यूनिवर्सल और यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल मोटर के जो अभिलक्षण होते हैं ना, इसमें जैसे गति जो होती है वो लोड के क्या होती है मेरे दोस्तों, विलोम अनुपाती होती है। लोड 0 होता है तो मैं कहता हूं गति अनंत होती है। तो इसमें कैसे होता है, तो एक होती है आपके डीसी सीरीज मोटर, कौन सी, डीसी सीरीज मोटर होती है मोटर, और दूसरी दोस्तों एक कौन सी होती है, स्लिप रिंग मोटर। तो इन दोनों के अभिलक्षण इसके बराबर होते हैं। तो इनके तीनों के अभिलक्षण क्या होते हैं, मैं कहूंगा समान होते हैं। तो बोलो डीसी सीरीज मोटर है कि नहीं है, ये रही। तो यहाँ पे डीसी सीरीज नहीं हो तो हम कहेंगे स्लिप रिंग मोटर जो होती है उसके अभिलक्षण भी इसके क्या होते हैं, बिल्कुल एक्टिव यानी समान होते हैं। आइए नेक्स्ट 30 नंबर, क्षेत्र कुंडलन किस पदार्थ की बनी होती है। तो दोस्तों क्षेत्र कुंडलन यानी कि जो आपकी मैन वाइंडिंग होती है वो किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे चाहे वाइंडिंग कोई सी हो, चाहे मैन वाइंडिंग हो चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग हो, तो यहाँ पे जो वाइंडिंग होती है दोस्तों इनामेल्ड कॉपर वायर, इनामेल्ड तांबा तार की बनी होती है, इनामेल्ड तांबा तार की बनी होती है। या आप कह सकते हो विद्युत रोधी तांबा तार की बनी होती है। तो स्टील तार की जी नहीं, इनामेल्ड आवृत की बनी होती है, ये रहा राइट ऑप्शन। नम्र तार स्टेनलेस स्टील नहीं, तो इनामेल्ड तांबा तार कह दो, यानी यहाँ पे, या फिर अलनीकृत तांबा तार कह दो इसी को, है ना, अलनीकृत तांबा तार आप कह सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे दोस्तों अगला प्रश्न आता है, बिजली से चलने वाले खिलौने में आमतौर पर कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। दोस्तों जितने भी छोटे छोटे खिलौने होते हैं उनमें छोटी सी जो मोटर लगी होती है वो मोटर कौन सी होती है, तो स्ट्रेसिस मोटर, सैडेड मोटर, 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर और रिलक्टेंस मोटर होती है। तो हम कहेंगे उसमें हमारी सैडेड मोटर होती है, यानी कि हम कहेंगे दोस्तों उसमें कौन सी मोटर होती है, तो उसमें छायांकित मोटर होती है। कौन सी मोटर होती है, तो यहाँ पे छायांकित मोटर होती है, ये छायांकित मोटर होती है। कौन सी मोटर हो जाएगी, छायांकित मोटर प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल छोटी होती है। आपके जो पानी का कूलर होता है उसमें जो पानी की जो मोटर होती है ना, कूलर होता है उसमें पानी की जो मोटर होती है उसमें भी यही मोटर होती है। फोटोकॉपी मशीन होती है वहां भी यही मोटर होती है। सेविंग मशीन करते हो, दाढ़ी बनाते हो, वहां भी वही मोटर होती है। तो अनेक जगह इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, सैडेड पोल मोटर की
घूमने की दिशा खालिस्तान परिवर्तित की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा, इसका पोल इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे एक खांचे के द्वारा होता है। मेरे दोस्तों ये जो छोटा पोल होता है ना, इसको या तो 180 डिग्री या इधर करो, या फिर दोहरे पोल का प्रयोग किया जाता है। तो अपन कहेंगे शेडेड पोल को 180 डिग्री विपरीत किया जाता है, तो स्टेटर पोल को 180 डिग्री रिवर्स करके यानी विपरीत करके और इसकी दिशा बदली जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है 33 नंबर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की 3 मुख्य टाइप कौन सी होती है। तो दोस्तों सिंक्रोनस जो मोटर होती है सिंगल फेज, इसकी 3 मोटर होती है। सिंगल फेज जो मोटर होती है सिंगल फेज, यहाँ पे मैं बात करूंगा सिंक्रोनस, तो यहाँ पे तो ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। यहाँ पे पहली जो होती है आपके हिस्टैरिसीस मोटर, हिस्टैरिसीस, ये दूसरी जैसे यहाँ पे होती है स्टेपर, कौन सी स्टेपर मोटर होती है, और तीसरी यहाँ पे प्रतिष्ठंभ मोटर होती है। तो 3 मोटर जो होती है ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। हिस्टैरिसीस, रिलक्टेंस, रिपल्सन नहीं, हिस्टैरिसीस, रिलक्टेंस, स्टेपर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आता है, सिलाई मशीन में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। तो दोस्तों सिलाई मशीन, अगर मैं सिलाई मशीन की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कौन सी मोटर होगी, यूनिवर्सल। तो इसके अंदर यूनिवर्सल मोटर होती है, लेकिन कितनी वाट में होती है, तो वो 100 से 150 वाट में होती है। तो राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मिक्सी होती है उस मिक्सी के अंदर कितना वाट होता है, तो मैं कहूँगा ध्यान रखना 400 से 600 वाट, 400 से 600 वाट होता है। अगला यहाँ पे 35 नंबर को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है किसमें, सिंगल फेज में। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है। भैया सिंगल फेज मोटर कहाँ, ये पहला ही गलत हो गया इसमें तो पहला ही मोटर हो गया कि सेल्फ स्टार्ट होता है, यानी गलत। जब मोटर निर्धारित रेटेड गति के 3/4 तक पहुंच जाता है तब स्विच मैकेनिज्म स्टार्ट वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। विभक्त फेज प्रेरण मोटर एक सिंगल फेज मोटर है, बिल्कुल ये बात भी सही है। और सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा होता है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि यह कथन गलत है, ऑप्शन आपका पहला सही माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से क्या इंडक्शन मोटर का एक अनिवार्य भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है, स्टेटर और रोटर दोनों होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटर और रोटर वाइंडिंग ये भी दोनों होती है, फ्रेम भी होता है। एयर बैग, भाई ये कोई 4 व्हीलर थोड़ी है जो एयर बैग इसमें काम आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे सैथिल्य मोटर का मतलब होता है हिस्टैरिसीस मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक परिवर्तित गति यानी वेरिएबल स्पीड मोटर है। जी नहीं, सिंक्रोनस मोटर, सैथिल्य मोटर तो एक नियत गति मोटर होती है, नियत गति होती है, यानी सिंक्रोनस गति पे चलने वाली। यह स्वयं प्रवर्तित सेल्फ स्टार्टिंग है, बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट होती है। इसे डीसी की उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं प्रेरित सेल्फ स्टार्ट नहीं है। नहीं भैया, सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है आपकी। मैंने अभी लिखा है तीनों मोटर जो होती है, कौन सी, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, तीनों फेज मोटर जो होती है वो तीनों सिंगल फेज सिंक्रोनस जो मोटर होती है ना, वो सेल्फ स्टार्ट होती है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 38 नंबर, एक सिंगल फेज मोटर के घूर्णन का मतलब रोटर की दिशा कैसे बदली जा सकती है। दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये हमारी वाइंडिंग है और एक वाइंडिंग होती है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो दोनों में से कोई सी भी, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये दोस्तों रनिंग वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल आपस में क्या कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। रोटर वाइंडिंग के साथ सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध जोड़कर, जी नहीं, आपूर्ति कनेक्शन को पलटकर, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लीड को बदलकर, और दोनों स्टार्ट और रन वाइंडिंग के लीड, तो ये दोनों के बदल देंगे तो चेंज नहीं होगी, तो कोई सी एक का, तो ये एक के लिए यहाँ पे ये क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लीड को बदलकर, बिल्कुल सही बात है। आपूर्ति कनेक्शन को भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपूर्ति कनेक्शन को बदल देंगे तो दोनों वाइंडिंग के सिरे बदल जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे बदलकर। नेक्स्ट
यहाँ पे बात करते हैं छत के पंखे के लिए प्रसव। प्रसव का मतलब स्वीप क्या होता है? तो मैंने थोड़ी देर पहले दोस्तों बताया था आपको, जो ब्लेड का जो साइज होता है वो आपका क्या कहलाता है? स्वीप कहलाता है, यानी कि ब्लेड का आकार कहलाता है। और ब्लेड का जो आकार होता है किस में मापा जाता है? mm में मापा जाता है। और मैंने कहा था 4 साइज होती है, एक होती है 900 mm, दूसरी होती है 1050 mm, और तीसरी होती है इसकी 1200, और चौथी होती है इसकी कितनी? 1400 mm होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक स्टेपर मोटर क्या है? तो एक स्टेपर मोटर दोस्तों ये मल्टी फेज मोटर होती है। तो यहाँ पे एक क्या होती है? मल्टी फेज यानी पॉली फेज मोटर कहलाती है। मल्टी फेज को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे पॉली फेज मोटर के नाम से जाना जाता है, पॉली फेज मोटर कहते हैं। और ये जो मोटर होती है ये आपकी क्या होती है? तो मैं कहूँगा स्वचालित मोटर होती है। क्या होती है? स्वचालित मोटर होती है, और ये सिंक्रोनस गति के ऊपर कार्य करती है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये थे आपके सिंगल फेज मोटर के टॉप क्वेश्चन। दोस्तों आपको कैसे लगा? क्योंकि मैंने पूरी मोटर को यहाँ पे दोस्तों कवर कर लिया है। तो यहाँ पे सभी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाए हैं और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मेरी मेहनत नजर आ रही होगी। मेहनत अगर आपको 5% भी नजर आ रही है, मेहनत आपको 5% भी अगर नजर आ रही है, तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कर देना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।